एमनियोसेंटेसिस वो प्रोसीजर होता है जहाँ पर हम एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव कर रहे हैं किसी भी प्रेग्नेंट वुम के थ्रू। अगर हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो वो किन कंडीशन में किया जाएगा गाइस? तो सबसे पहले ध्यान देना होता है हमें कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी प्रीनेटल जो स्क्रीनिंग है उसके अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज हमें शो हो रही है, तो फर्स्ट उस कंडीशन में हम रेकमेंड करेंगे एमनियोसेंटेसिस। या फिर विमन की एज अबाउट 35 है तो इस केस में भी जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज होती हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डायग्नोस करने के लिए एमनियोसेंटेसिस को रेकमेंड किया जाता है। या फिर अगर प्रीवियस हिस्ट्री रही हो चाइल्ड की कि जो भी लेडी है ऑलरेडी उसके पास इस तरीके का पहले भी केस हो चुका हो, तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है उसमें कंफर्म करने के लिए भी एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। या फिर अगर पेरेंट्स की हिस्ट्री रही हो कि वो खुद एक जेनेटिक डिसऑर्डर को कैरी कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम एमनियोसेंटेसिस को रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर ये मेन हमारे पास कंडीशंस होती हैं जब हम एमनियोसेंटेसिस को रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो कंडीशन बनती है कि हम एमनियोसेंटेसिस का जो प्रोसीजर है वो किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें डायग्नोस करना होता है किसी भी अबनॉर्मल कंडीशन को, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। या फिर इसको हम एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी एमनियोसेंटेसिस किया जा सकता है। जो एक्सेस फ्लूइड है उसको इस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। दो कंडीशन में हम एमनियोसेंटेसिस को कर सकते हैं, just for the diagnostic purpose, and second purpose is treatment for any abnormal condition। अगर हम इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ अर्ली मंथ्स के अंदर हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, 14 से लेकर 16 वीक का टाइम पीरियड है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्यूरेशन है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये ड्यूरेशन पूछी जाती है कि एमनियोसेंटेसिस अगर आप अर्ली स्टेज में कर रहे हैं तो वो किस वीक के अंदर करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 14 से 16 वीक का वो ड्यूरेशन है जहाँ पर आप अर्ली एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर हम जब भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या डायग्नोस कर रहे हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसे हमने कहा, तो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं डाउन सिंड्रोम की कंडीशन को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे कि स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन होती है, तो उनको भी अर्ली स्टेज के अंदर 14 to 16 वीक का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर हम एमनियोसेंटेसिस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर इसको हम लेटर मंथ्स के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। और उसका जो पर्पस है वो हमारा फीटल मेच्योरिटी को चेक करना होता है कि जो फीटल लंग्स हैं वो मैच्योर हुए हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फीटस है वो बाहर एनवायरनमेंट में कितना सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि अगर लंग्स मैच्योर नहीं होंगे तो उसके सर्वाइवल के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो इस कंडीशन को भी एमनियोसेंटेसिस के थ्रू लेट मंथ्स के अंदर डायग्नोस किया जाता है। या फिर फीटल अगर डिस्ट्रेस के अंदर है तो भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेटर मंथ के अंदर। और अगर हमें एमनियोग्राफी या फिर फीटोग्राफी करनी है तो भी हम एमनियोसेंटेसिस को करते हैं लेटर मंथ्स के अंदर। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अर्ली मंथ के अंदर हम किन किन पर्पस के लिए कर रहे हैं और लेटर मंथ में हम किन किन पर्पस के लिए एमनियोसेंटेसिस को कर रहे हैं। या फिर लेटर जो मंथ्स है उनके अंदर हम एमनियो इन्फ्यूज़न को भी करते हैं। एमनियो इन्फ्यूज़न क्या होगा, यहाँ पर हम वार्म जो नॉर्मल सलाइन है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एमनियोटिक कैविटी के अंदर। इसको हम ट्रांस एब्डोमिनली भी कर सकते हैं या फिर ट्रांस सर्वाइकली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम थोड़ा लो होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम एमनियो इन्फ्यूज़न को करते हैं। तो ये लेट स्टेज के अंदर हम
इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं। सो एमनियोसेंटेसिस का जो प्रोसीजर है वो हम कंडक्ट करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि अगर हम इसको अर्ली स्टेज में कर रहे हैं गाइज, तो यहाँ पर जो ब्लैडर है वो कंप्लीटली फुल रहेगा, उसको एम्प्टी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसको लेटर स्टेज के लिए कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर जो ब्लैडर है उसको कंप्लीटली एम्प्टी किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले हमें। उसके बाद यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उसको एक प्रिफर्ड पोजीशन हम यहाँ पर देते हैं, और ये जो पोजीशन है वो डॉर्सल पोजीशन रहने वाली है एमनियोसेंटेसिस के लिए। देन उसके बाद जो भी एक स्पेसिफिक एरिया हमने चूज़ किया है उसको फिर यहाँ पर एंटीसेप्टिक के साथ में प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उसको ड्रैग कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर एक पंक्चर नीडल की हेल्प से हम क्या करेंगे कि जो 1% लिग्नोकेन होता है उसको 2 ml यहाँ पर हम लेंगे और उसको फिर इंसर्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, कि जो भी एरिया है वो लोकली एनेस्थेटाइज हो जाए, ताकि जो प्रोसीजर है उसको हम कंफर्टेबली परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक 18 से 20 गेज की जो नीडल है, स्पाइनल नीडल, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि 4 इंच की लेंथ में होने वाली है। एंड इस नीडल को हम इंसर्ट करते हैं एमनियोटिक कैविटी के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड गाइड की मदद लेंगे। उसी की हेल्प से हम इस नीडल को हमें जितना इंसर्ट करना है और जिस एरिया में इंसर्ट करना है वो हमारे लिए इजी हो जाता है अल्ट्रासाउंड की मदद से। एंड जब हम यहाँ पर नीडल को इंसर्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो स्टिलेट है उसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी लिक्विड है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो हमारे पास एक कलेक्शन बॉटल के अंदर कलेक्ट होने लगेगा। और यहाँ पर हमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट होता है 30 ml का जो अमाउंट है वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, इससे ज़्यादा हम नहीं निकालेंगे। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नीडल है वो 18 से 20 गेज की है और 4 इंच इसकी लेंथ है, और यहाँ पर 30 ml ही हम निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं निकालेंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको हम कंडक्ट करते हैं। सो यहाँ पर जब भी हम एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है गाइज। लाइक कुछ RH नेगेटिव मदर वाले जो केसेस हैं वहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हमें 100 mg एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं उनको एडमिनिस्टर करना होता है इन केसेस के लिए जहां पर RH नेगेटिव नॉन इम्यूनाइज्ड जो मदर है वहां पर हमें 100 mg एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एडमिनिस्टर करना है जब भी हम एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं। एज ए प्रिकॉशनरी मेथड हमें इसको यहाँ पर यूज करना है, और ये सब हम करेंगे एक अल्ट्रासाउंड गाइड की मदद से। ये जो प्रोसीजर है वो बहुत इजी हो जाता है अगर हम इसको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की, तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं वूम के अंदर। तो ये जो कंडीशन है वो इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है, इन्फेक्शन को प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर नीडल डाली जा रही है तो उसकी वजह से हेमरेज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लासेंटा है या फिर यूटेराइन इंजरी भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। जब भी हम एमनियोसेंटेसिस करेंगे तो बहुत ही ध्यान से करना है। या फिर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है, या फिर प्री मैच्योर लेबर भी हो सकता है यहाँ पर। और वहीं दूसरी ओर अगर हम फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है अबॉर्शन। इस कंडीशन में अबॉर्शन भी हो सकता है, या फिर फीटस को कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर फीटो मैटरनल हेमरेज भी हो सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ओलिगो हाइड्रोएमनियोस की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि हम एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव कर रहे हैं और हो सकता है कि कोई हमसे माइनर यहाँ पर कोई मिस हैंडलिंग हो गई हो, तो उसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक हो सकता है। तो
जो एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी है वो कम हो सकती है, या फिर फीटस जो है वो स्ट्रेस के अंदर भी जा सकता है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस की कंडीशन में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।